हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि हम एमपीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी ये हमारी पी सीरीज़ रहेगी। याद रखिएगा, 2 सीरीज़ मेरे चैनल पे प्री और मेंस की हैं। मेंस की जो है एम सीरीज़ चल रही है और प्री की पी सीरीज़। इसके अलावा मैंने एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की भी क्लास आरंभ की है, जिसमें हम पूरा मध्य प्रदेश डिटेल स्टडी करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी मेंस भी चलता रहेगा, तो हमें आगे मेंस में दिक्कत नहीं आएगा। प्रीलिम्स में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कहाँ से पढ़ाई करें, तो हम जब डिटेल स्टडी कर लेंगे, हमारे में हमको सब चीज़ का बेसिक नॉलेज हो जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन हो हम उसमें अनुमान भी लगा पाएंगे कि हाँ, इसका आंसर अगर कहीं अलग से भी कोई अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है तो हम इसमें अनुमान लगा पाएंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो P2 है। पी सीरीज़ के नाम से ये प्लेलिस्ट में रहेगी। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है, वहाँ पे आपको इसका वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इतिहास का परिचय पढ़ने वाले हैं। जब भी हम आगे सीरीज़ में इतिहास पढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले हमें इतिहास की कुछ बेसिक जानकारी और प्राचीन इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, ये सभी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इतिहास। अगर हम आपसे पूछें कि इतिहास क्या होता है, तो इतिहास हिस्ट्री से बना हुआ है। ये हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री एक यूनानी ग्रीक शब्द है जो हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है, हिस्टोरिया का अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषण मतलब होता है खोज। तो जब हम कोई चीज़ की खोज करते हैं या उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है? हिस्ट्री कहलाती है। एक पुस्तक थी व्हाट इज हिस्ट्री। ये व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी E.H. कार ने। व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? E.H. कार ने व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। फिर है इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया है? इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया है। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आपसे पूछा जाए कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो देखो, जिस समय लिखित जानकारी जो थी, वो लिखित जानकारी का ज्ञान ही नहीं था लोगों को, और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो वो किस प्रकार से लिख पाएंगे? तो ये ऐसा काल है जो लिखित इतिहास के पहले का समय है, मतलब जब लोगों को लिखने की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डी के औजारों के आधार पर हम पता लगाते हैं। इसका पाषाण काल को प्राक ऐतिहासिक काल में रखते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को अगर मेंस में आपको डेफिनेशन आ गई प्राक ऐतिहासिक काल, तो ऐसा काल जिस समय लोगों को लिखने की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस समय की जानकारी पत्थरों और औजारों के आधार पर मिलती है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जब लिपि और अक्षर का ज्ञान तो था, लेकिन वो जो उनकी लिपि थी और जो अक्षर थे वो अभी पढ़े नहीं जा सकते हैं। मतलब प्राक ऐतिहासिक में लिखित जानकारी ही नहीं थी, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी तो थी, लेकिन उसको हम अभी वर्तमान में पढ़ नहीं सकते हैं। उनकी लिपि कुछ इस प्रकार थी जिनको वर्तमान में नहीं पढ़ सकते हैं। इसको इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को रखते हैं। यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी और प्रतीकात्मक थी, मतलब चित्रों से और प्रतीक से हम समझ सकते हैं, लिखावट से नहीं समझ सकते। फिर है ऐतिहासिक काल, जो वर्तमान में भी चल रहा है, जिसकी लिखित सामग्री हमें प्राप्त होती है, हम उसको पढ़ सकते हैं। और ये जो ऐतिहासिक काल है भारत में 6वीं शताब्दी से आरंभ होता है। तो इस प्रकार से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इस प्रकार से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राक ऐतिहासिक काल, जहाँ पे हमको लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लिखने का पता नहीं था, जैसे कि पाषाण काल है। आद्य ऐतिहासिक काल, जब लिखने की जानकारी तो थी लेकिन उस समय की लिपि वर्तमान में पढ़ी नहीं जा सकती है। ऐतिहासिक काल ये 6वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, जिसकी लिखित जानकारी पढ़ी जा सकती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जरूर जाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, अच्छे व्यूज़ लाएंगे। इन जो पी सीरीज़ है उस पर व्यूज़ अच्छे आएंगे, तभी मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी पूरी पी सीरीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट, जिसका जो मैंने शेड्यूल P1 में बता दिया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ेंगे। इसके अलावा आप हमारे प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स ले सकते हैं। प्री और मेंस के नोट्स के साथ आपको हमारा एक प्री का ग्रुप भी मिलेगा और मेंस के 25 ग्रुप मिलेंगे।
ये जो PDF वगैरह है, वीडियो की PDF भी है, वही हमारे मेंस प्री के ग्रुप में डाल दी जाएंगी। प्री के ग्रुप में इसकी और मेंस के ग्रुप में मेंस की वीडियो डाल दी जाएंगी, ताकि आप इसका भी जब भी आप वीडियो पढ़ो तो उसके बाद भी उसका अध्ययन कर पाओ। मेंस की जो बुकलेट है, मेंस की बुकलेट आपको 39 मिलेंगी, प्लस अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट वो मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 47 मिलेंगी। इसमें प्रारूप लेखन की अलग बुकलेट मिलेगी, निबंध की अलग मिलेगी, हिंदी अलग, केस स्टडी अलग, दर्शन शास्त्र अलग, ऐसे इस प्रकार से अलग अलग वीडियो मिलेंगी, अलग अलग PDF मिलेंगी। या आप घर मंगाना चाहते हैं तो अलग अलग बुकलेट मिलेंगी। ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध है। ऐसे ही प्री के जो नोट्स हैं वो यूनिट वाइज हैं और बहुत सरल भाषा में कवर किए गए हैं। अब हम थोड़ा सा भारत का इतिहास का प्रकार देख लेते हैं। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि भारत का इतिहास 3 भागों में है, प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक कालों को 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक को कितने भागों में बांटते हैं? 3। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक कौन सा होता है, जो मैंने अभी बताया है, जिसकी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तो पुरा पाषाण काल आरंभ होता है अज्ञात काल। अज्ञात काल कहाँ से आरंभ हुआ है ये हमको पता नहीं है। तो अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक कौन सा समय स्टार्ट होता है? पुरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल कब से है? अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व। अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसको 2 भागों में बांटते हैं। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, जिस समय लिखने की जो चीज़ें तो उपलब्ध थीं, लिखित ज्ञान तो था, लेकिन हम उसको अभी समझ नहीं पाते हैं, तो वो 2 प्रकार में बांटा है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जब नव पाषाण काल 2500 ईसा पूर्व में समाप्त होता है तो उसके बाद से ही सिंधु घाटी सभ्यता आरंभ हो जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये हो जाता है वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब हम अगर वैदिक काल को बांटें तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को किन भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का है 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये हमारा आद्य ऐतिहासिक काल हुआ। प्राग ऐतिहासिक पुरा, मध्य और नव। आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु और वैदिक। फिर वैदिक को 2 भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। अब हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या क्या आ जाएगा? तो प्राचीन इतिहास में आ जाएगा महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन। मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक, मतलब 606 ईस्वी से 647, मतलब इसको हम 7वीं सदी बोलते हैं। 606 ईस्वी से 647। तो प्राचीन इतिहास में महाजनपद आ जाएगा, मगध आ जाएगा, मौर्य आ जाएंगे, मौर्योत्तर आ जाएंगे, गुप्त साम्राज्य आ जाएगा और हर्षवर्धन आ जाएगा। अब इनके काल भी याद रख लीजिएगा। महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से था, मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। यहाँ पे संगम काल भी थे, चेर, पांड्य और चोल। मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी, गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी, हर्षवर्धन 606 ईस्वी से और 647। अब हम पढ़ते हैं ये हमारा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं। मध्यकालीन इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कौन कौन से रहेंगे मध्यकालीन इतिहास 2 भागों में? एक रहेगा पूर्व मध्यकालीन और एक रहेगा उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में क्या होगा? पूर्व मध्यकालीन में उत्तर भारत के राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार आ जाएंगे। दक्कन भारत के चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट आ जाएंगे। दक्षिण भारत के चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल आ जाएंगे। उत्तर मध्यकालीन 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है। इसमें उत्तर भारत की दिल्ली सल्तनत, मुगल और चौहान आ जाएंगे, ये उत्तर मध्यकालीन में है। दक्कन में विजयनगर और बहमनी आ जाएगा और दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल।
तो पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 12वीं शताब्दी और उत्तर मध्यकालीन 12वीं से 18वीं शताब्दी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि भारत का इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं, फिर ऐतिहासिक काल में कितने भागों में बांटते हैं। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि पुराणों में कितने युग होते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन पीएससी पूछ लेती है। तो पुराणों में 4 युग होते हैं। मेनली विष्णु पुराण में इनका बहुत डिटेल में वर्णन किया है। तो पुराणों में कौन से 4 युग होते हैं? सबसे पहला होता है सतयुग, फिर होता है त्रेता युग, फिर होता है फिर होता है द्वापर युग, और लास्ट में आता है कलयुग। जो सतयुग थे, सतयुग में भगवान के 4 अवतार थे भगवान विष्णु के। एक था मत्स्य अवतार जो कि मछली का अवतार में थे, कूर्म अवतार मतलब कछुआ के में थे, वराह अवतार था, और नरसिंह अवतार था जिसमें आधा नर था और आधा सिंह था। तो इस प्रकार जो सतयुग था वो उसमें 4 अवतार हुए थे। हर अवतार, ऐसा बोला जाता है कि जो हर अवतार होता है वो अपने से नीचा होता जाता है। मतलब जो पुराना अवतार होता है, पुराने जो युग होता है, हर युग में जो है जो चीज़ें होती हैं वो जटिलताएं होती हैं, और मतलब बुरी चीज़ों का समावेश होता था। सतयुग सबसे अच्छा था जब भगवान के ये मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार हुए थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में कौन कौन आए? त्रेता युग में आए वामन, परशुराम और राम। ये 3 अवतार आए। वामन जो बोना अवतार था भगवान का, फिर आया परशुराम अवतार, और फिर आए राम अवतार। द्वापर युग में 2 अवतार आए, कृष्ण आए और बुद्ध आए, और कलयुग में कल्कि आया। तो ये सभी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम बताया है। हर युग पिछले युग से घटिया है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास का एक अवलोकन। देखो, अब हम पढ़ते हैं 2500 BC से 1000 BC। इसमें कौन कौन सा समय रहा है? 2500 BC मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं। ये मैं अभी आगे बताऊंगी कि ईस्वी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व के, ईसा मसीह के जन्म के पहले, उसको हम बोलते हैं BC। तो 2500 जो BC है वो उस समय कौन आई थी? उस समय सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। 1500 BC से 1000 BC पर कौन था? वैदिक संस्कृति थी। अगला पढ़े तो 500, 322 और 185। तो 500 BC जो थी, मतलब 500 BC मतलब 500 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 500 ईसा पूर्व। तो 500 ईसा पूर्व में किस धर्म का उदय हुआ था? बौद्ध और जो जैन धर्म थे वो 500 BC के आसपास फले फूले। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 BC से 185 BC तक, मतलब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अब हम AD पढ़ते हैं। AD का मतलब होता है जब ही ईसा मसीह का जन्म हो गया था। तो 300 AD से 500 AD, 300 AD से 500 AD में क्या था? गुप्त काल आया था। क्या आया था? गुप्त काल आया था। 500 AD से 1000 AD में क्या हुआ था? उत्तर और दक्षिण भारत में छोटे राज्यों का उदय हुआ था। 1000 से 1600 में क्या हुआ था? मुस्लिम आक्रमण हुआ था। 1600 से 2000 में हमें भारत को स्वतंत्रता मिली थी। 1600 से 2000 में यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ था। तो ये सभी सन आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब कुछ इतिहास की तिथियां देखो। अंग्रेजी में जो BC होता है, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, उसका मतलब होता है ईसा पूर्व। उसका मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। कभी कभी तिथियों से पहले AD को भी लिखा जाता है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी होता है, जो कि बताता है ईस्वी को बताता है। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बनकर बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो आपको याद रखना है AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। आजकल AD की जगह CE तथा BC के स्थान पर BCE का प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो CE का अक्षर का प्रयोग होता है कॉमन एरा। क्या होता है? कॉमन एरा। और BCE का होता है बिफोर कॉमन एरा। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का ही प्रयोग हो रहा है, मतलब CE का। कभी कभी अंग्रेजों में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट के पहले। वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया गया है BP में, मतलब जो वर्तमान से पहले हो। अब देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। ये घटता हुआ है, इस साइड घटता हुआ है, उस साइड बढ़ता हुआ है। तो देखो,
ईसा मसीह का ये जन्म है। अब ईसा मसीह के जन्म के पहले की स्थिति देखिए, 58 बीसी। 58 बीसी में विक्रम संवत है और जूलियन कैलेंडर आया था 46 बीसी में। जूलियन कैलेंडर कब आया? 46 बीसी में। विक्रम संवत कब आया? 58 बीसी में। ईसा मसीह का फिर जन्म हो गया 1 ईस्वी में। क्योंकि इनका जन्म 1 ईस्वी में हुआ इसलिए इन्हीं के जन्म को आधार बनाया गया है। फिर 78 एडी एनो डोमिनी, ये शक संवत कब आया? 78 एडी में। और 622 एडी में हिजरी कैलेंडर आया। तो विक्रम संवत 58 बीसी, जूलियन कैलेंडर 46 बीसी, शक संवत 78 एडी, हिजरी कैलेंडर 622 एडी। तो इस प्रकार हम ईसा मसीह के जन्म से कैलेंडर को डिसाइड कर सकते हैं। प्रमुख संवत देख लेते हैं, जैसे कली संवत है। कली संवत 3102 बीसी का है, मतलब 3102 ईसा पूर्व का है। महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म के समय ये आरंभ हुआ था। राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ था तभी से कली संवत आरंभ हुआ था 3102 बीसी से। फिर है सप्तऋषि संवत 3076 बीसी, 3076 ईसा पूर्व। इसे लौकिक संवत कहते हैं। कली संवत के 25 वर्ष बाद ये कश्मीर में प्रचलित था। कहाँ था? कली संवत के 25 वर्ष बाद ये कश्मीर में प्रचलित था। फिर है बुद्ध संवत। श्रीलंका की गणना के अनुसार बुद्ध संवत जो है 544 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? श्रीलंका की गणना के अनुसार बुद्ध संवत 544 बीसी में आरंभ हुआ था। महात्मा बुद्ध के निर्माण की वास्तविक तिथि वैसे 486 बीसी थी। फिर है महावीर संवत 527 बीसी में आरंभ हुआ। महावीर स्वामी द्वारा इसको आरंभ किया गया 527 बीसी को। इसका जैन सभा से संबोधित गणनाओं से इसका आगमन हुआ है। फिर है विक्रम संवत। विक्रम संवत 58 बीसी में आया था। मालवा के शासक राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी में शकों पर विजय प्राप्त करके इन्होंने ये जो विक्रम संवत लाए 58 बीसी में। फिर है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना जाता है, जिसके पहले का काल बीसी और बाद का एडी कहलाता है। शक संवत 78 एडी आया था। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शकों पर विजय हुई थी। उसके बाद उन्होंने 78 एडी पर शक संवत चलाए। सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को एक आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया। इसे शालिवाहन संवत भी कहते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। कौन सा? शक संवत। तो याद रखिएगा कौन सा संवत भारत में अपनाया गया? शक संवत। फिर एक कलचुरी संवत। इसको ईश्वरी सेन बाद में चेदी के कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त होने पर कलचुरी संवत कहलाया। कलचुरी संवत कब आया? 248 एडी में। याद रखिएगा कलचुरी संवत कब आया? 248 एडी में। फिर एक गुप्त संवत, ये इम्पोर्टेंट है। गुप्त संवत 319 एडी में, मतलब 319 ईस्वी में आया और ये चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा आरंभ किया गया। फिर है हर्ष संवत। हर्ष संवत 606 ईस्वी में आया। कनौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा इसको आरंभ किया गया। फिर है हिजरी संवत। हिजरी संवत 622 ईस्वी में आया। क्या आया था 622? यह तिथि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। फिर है कोल्लम संवत। कोल्लम संवत 825 ईस्वी में आया। कल्याणी के कोल्लम किसके द्वारा आया? कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य IV के द्वारा आया और मालाबार के केरल क्षेत्र से ये आरंभ हुआ। इसे चालुक्य विक्रम संवत भी कहते हैं। इलाही संवत किसे कहते हैं? इलाही संवत 1583 में आया और मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसको आरंभ किया गया। फिर है राजदशक। राजशक जो है 1673 ईस्वी में आया। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ये राजशक आया। तो और कैलेंडर का अगर हम विकास क्रम देखें तो सबसे पहले जूलियस सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर आया था। जूलियन कैलेंडर 46 ईसा पूर्व में आया था। फिर आया था ईसाई कैलेंडर जो डायोनियस एक्सीगुअस द्वारा आया था 527 ईसा पूर्व में। और वर्तमान का जो कैलेंडर है पोप ग्रेगोरी, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो वर्तमान में प्रचलित है, ये 1582 ईस्वी में आया था। अब हम देखते हैं भारत को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिए गए हैं और किस प्रकार से दिए गए हैं। इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस। इंडस नदी जो है वो सिंधु नदी का ही नाम है। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतवर्ष का नाम सबसे पहले किस पुस्तक में आया? तो पाणिनि ने जो उनकी पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी, उसमें सबसे पहले भारतवर्ष का नाम आया। भारतवर्ष का जो नामकरण है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया।
वैदिक काल में भी उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहते थे और दक्षिणी भारत को दक्षिणावर्त कहते थे। जैन कथाओं के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ऋषभदेव के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम भी भरत था, तो जैन कथा में बोलते हैं कि इनके नाम पर भारत का नाम पड़ा है। पौराणिक कथा अगर हम देखे जाएं तो बोलते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भूभाग को कहते हैं जहां ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए आपसे ये पूछते हैं कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो यूनानियों ने किया है भारतवर्ष के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख में मिलता है। कहाँ, 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या बोला, भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आपसे बोलें कि ईसा संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन करो, तो ईसा संवत का ईस्वी मतलब अभी जो चल रहा है, अगर हमको उसको विक्रम संवत में परिवर्तन करना, जैसे कि अभी चल रहा है 2021, तो 2021 में हम 57 जोड़ देंगे तो वो विक्रम संवत में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जैसे कि 2018 ईस्वी है, अगर इनमें 57 जोड़ दिया तो 2075 हो जाएगा। अगर देखें कि ईसवी सदी का शक संवत में परिवर्तन, तो ईसवी सदी में 78 घटाकर इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम अभी वर्तमान में चल रहा है 2021, हमने उसको 78 घटा दिया तो वो शक संवत में परिवर्तित हो गया। विक्रम संवत का ईसवी संवत में परिवर्तन कैसे करेंगे, तो विक्रम संवत में से 57 माइनस कर लेंगे तो वो ईसवी संवत हो जाता है। और शक संवत का अगर हमें ईसवी संवत में परिवर्तित करना हो तो शक संवत में 78 जोड़ देते हैं तो वो ईसवी संवत हो जाता है। वर्तमान का जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे पॉप ग्रेगरी 8 ने बनाया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जो रामायण की रचना है उसकी रचना किसने की थी, वाल्मीकि द्वारा हुई थी 550 ईसा पूर्व में। रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद किया था कंबन ने, और ये कंबन कौन थे, राजा कुलोतुंग तृतीय के समय कवि थे। रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई है, पहले महाभारत की रचना हो गई थी, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। और महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास हैं। 400 BC में इसकी रचना हुई, मतलब 400 ईसा पूर्व। रामायण की 550 में और महाभारत की 400 ईसा पूर्व में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज हमने इतिहास का बेसिक परिचय देखा है, फिर हम कल से फिर स्टार्ट करेंगे। कल हमारी P3 सीरीज आएगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।